भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थोड़ी सी ठंडी लग रही है, जरा कोट पहन लेता हूं। क्या मुझे लगा शायद मुझे ही लग रही है। मंच पर उपस्थित सबको मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय राम मधु राय साहब को प्रणाम करता हूं। आयोजक अशोक गाड़िया जी को धन्यवाद देता हूं, आपने बुलाया। और सबसे ज्यादा धन्यवाद आप सबको देता हूं कि आप सब बड़ी मात्रा में सुनने आए हैं। थोड़ी देर हम भी अपनी बात रखेंगे। आग्रह केवल इतना है कि हम कोई बौद्धिक नहीं करते, तो जब भी हम कुछ पूछें, आप लोग इतना तेज आवाज, इतनी तेजी से आप जवाब देना कि आपकी आवाज यहां तक पहुंच जाए। इसलिए यहां तक पहुंचना जरूरी है कि सामान्यतया 2-3 करोड़ लोग के आसपास मेरा वीडियो पहुंचता है, तो आप केवल मेरी आवाज नहीं आनी चाहिए इस वीडियो में, आपकी आवाज आनी चाहिए। भाई साहब हमसे पहले 2 वक्ता को बुलाए तो उन्होंने कॉमन सिविल कोड की बात किया, और जैसे मुझे बुलाया तो उन्होंने बोला हम संप्रभु राष्ट्र हैं, इसलिए कॉमन सिविल कोड चाहिए। तो अगर मंच की इजाजत हो तो मैं थोड़ी देर संप्रभुता पे बात कर लेता हूं। वास्तव में संविधान के जिस शब्द पे सबसे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए थी, उस पे सबसे कम चर्चा हुई, और वो है संप्रभु भारत। सेकुलरिज्म वगैरह, सोशलिज्म वगैरह तो सब 1976 में आया। प्रियम्बल के पहला शब्द वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव डिसाइडेड, क्या, कैसा भारत? सोवरेन, संप्रभु भारत। आप सब लोग इंडिया गेट देखे हैं ना, आई होंगी इंडिया गेट से। इंडिया गेट के चक्कर लगाने के बाद आपको लगता हम संप्रभु भारत है? बाबर रोड, तुगलक रोड, गोरी रोड, गजनी रोड, सारी रोड है, लेकिन जिसने इस इंद्रप्रस्थ को बसाया, जिसने खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बसाया, उसके परिवार का एक भी नाम नहीं। युधिष्ठिर रोड नहीं है, अर्जुन रोड नहीं है, भीम रोड नहीं है, नकुल रोड नहीं है, सहदेव रोड नहीं है, पांडव रोड नहीं है, द्रौपदी रोड नहीं है, पांचाली रोड नहीं है, अभिमन्यु रोड नहीं, कोई रोड नहीं जिसका कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने आके यहां के ढेले भर का काम नहीं किया, उनके नाम पे सड़क, मोहल्ले, गलियां। एक के नाम पे जो सबसे बड़ा क्रूएल था, उसके नाम पे एक विधानसभा भी है, बाबरपुर। युधिष्ठिर नगर नहीं है, अभिमन्यु नगर नहीं है। इसलिए मेरा ये मानना है कि 75 साल में हमने जो सबसे कम काम किया वो अपनी संप्रभुता पे किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। मैं 15 अगस्त के भाषण को बहुत गहराई से सुनता हूं हर साल। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी ने लाल किले से बोला, आप लोग सुनिएगा, मैंने ट्वीट भी किया उनका वीडियो। उन्होंने बोला हम संप्रभु भारत हैं, इसलिए गुलामी की एक एक निशानी को हमें मिटाना है, बोला उन्होंने। उनके स्पीच से थोड़ा मैं भी मोटिवेटेड हो गया। मैं मोटिवेटेड हो गया तो मैं सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया। मैंने पीआईएल फाइल किया कि जैसे सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे कार्य करता है, सेकुलरिज्म का इंटरप्रिटेशन करता है, सोशलिज्म का करता है, जेंडर जस्टिस का इंटरप्रिटेशन करता है, जेंडर इक्वलिटी का करता है, तो जो प्रियम्बल का पहला शब्द है सोवरेनिटी, इसका भी इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। और मैंने अपनी याचिका में कहा कि भारत अब संप्रभु एक राष्ट्र बन चुका है, सोवरेन कंट्री हो चुका है, लेकिन ये दूर दूर तक कहीं दिख नहीं रही है। न दिल्ली में हमको दिख रही है, न भाग्यनगर में दिख रही है, कहीं नहीं दिख रही है। तो प्लीज, जैसे आप दुनिया भर के कमीशन का बनाने का ऑर्डर करते हैं, एक रीनेमिंग कमीशन का ऑर्डर कर दीजिए, जिसमें जजेस भी हों, इतिहासकार भी हों, वास्तुविद भी हों, एएसआई के लोग भी हों, हर तरीके के लोग, 11 लोग, 10 लोग, 15 लोगों की कमेटी बनाइए, जो गुलामी के नाम है
इनके असली नाम को पहचाने। और वो जरूरी क्यों है? बहुत सारे स्थानों का नाम चेंज होता है, लेकिन पॉलिटिशियन अपनी सुविधा के अनुसार चेंज करते हैं। उनको लगता है कि इस स्थान पे इस कम्युनिटी के ज्यादा लोग हैं, तो एक काम करो, इस कम्युनिटी का कोई एक व्यक्ति का नाम रख दो। इस कम्युनिटी पे यहां ब्राह्मण ज्यादा रहते हैं, तो एक काम करो, ब्राह्मणों में से कोई एक नाम रख दो। असली नाम नहीं रखते। और मैंने एक लिस्ट बनाई। मैंने कहा कि मुर्शीद खां ने हमारा जो सबसे प्रथम शक्तिपीठ था कीर्तेश्वरी, जहां माता का मुकुट गिरा था, उस कीर्तेश्वरी को मुर्शीद खां नाम के लुटेरे ने मुर्शिदाबाद बना दिया। मैं हमारे वेद पुराण में 51 शक्तिपीठ में कीर्तेश्वरी का वर्णन है, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूं तो मुझे कीर्तेश्वरी नहीं मिल रहा है, क्योंकि तो मुर्शिदाबाद हो गया। मैं अपना विंध्याचल ढूंढ रहा हूं, मुझे विंध्याचल नहीं मिला, क्योंकि तो मिर्जापुर हो गया। मैं महाभारत काल के दौरान जहां पे पांडवों ने अज्ञातवास किया था, मैं उस विराट को ढूंढ रहा हूं। महाभारत में उस विराट का वर्णन है कि हाँ, पांडव 1 साल के बाद में वहां पे विराट में गए, लेकिन वो विराट हमको कहीं भारत में नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो होशियारपुर बन गया। मैंने कहा कि भगवान परशुराम के पिताजी महर्षि जमदग्नि, उनका एक आश्रम था, और जहां उनका आश्रम था उस स्थान का नाम हो गया जमदग्निपुरम। वहां जौना खां नाम का लुटेरा गया, उसने जमदग्निपुरम को जौनपुर बना दिया। गजप्रस्थ, जिसका वर्णन है, करीब 10 प्रमुख गांवों का वर्णन महाभारत में है। गजप्रस्थ, पानप्रस्थ, सोनप्रस्थ, तिलप्रस्थ, व्याघ्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। मैंने कहा गजप्रस्थ गाजियाबाद बना हुआ है, तिलप्रस्थ फरीदाबाद बना हुआ है, सोनप्रस्थ सोनीपत बना हुआ है, पानप्रस्थ पानीपत बना हुआ है, व्याघ्रप्रस्थ बागपत बना हुआ है, और इंद्रप्रस्थ दिल्ली बना हुआ है। तो इससे हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, इसलिए आप एक रीनेमिंग कमीशन बनाइए। मैंने कोर्ट में कहा कि बेगू खां ने अजातशत्रु नगर को बेगूसराय बना दिया, शरीफुद्दीन ने नालंदा बिहार को बिहार शरीफ बना दिया, दरभंग खान ने द्वारभंगा को दरभंगा बना दिया, हाजी शमसुद्दीन ने हरिपुर को हाजीपुर बना दिया, जमाल खान ने सिंघजानी को जमालपुर बना दिया, अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया, बुरहान ने भगनापुर को बुरहानपुर बना दिया, होशंग शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया, अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया, तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया, उस्मान अली ने धाराशिव को उस्मानाबाद बना दिया, फरीद खान ने मोगलहार को फरीदकोट बना दिया, फरूख खान ने पांचाली, महाभारत में पांचाल का वर्णन है, पांचाली का जन्म स्थान है, लेकिन फरूख खान ने उसको फर्रुखाबाद बना दिया। मुराद खान ने रामगंगा नगर को मुरादाबाद बना दिया, मुजफ्फर खान ने लक्ष्मी नगर को मुजफ्फरनगर बना दिया, शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया, बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर बना दिया, करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया, महबूब खान ने महबूबनगर बना दिया, अली मीर जाफर ने अलीपुर बना दिया, भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया, इंदौर को निजामाबाद बना दिया, पिटौरा को फतेहपुर बना दिया, हरिगुड़ को अलीगढ़ बना दिया, अंबिका नगर को अमरोहा बना दिया, आजमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया, जसनौल को बाराबंकी बना दिया, गाजीपुर को गाजीपुर बना दिया। इसकी वजह से हमारे 7 फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं। हमारे 2 अधिवक्ता मित्र हैं, और जो मैंने क्वेश्चन और लॉ फ्रेम किया था उसको कोर्ट ने अपने जजमेंट में डिक्टेट भी कराया। हमने कहा राइट टू आइडेंटिटी हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन हमारी आइडेंटिटी मिल नहीं रही है। हमारी पहचान वो विराट है, इंद्रप्रस्थ है, सोनप्रस्थ है, तिलप्रस्थ है, व्याघ्रप्रस्थ है, पांचाल है, लेकिन हमको कहीं वो भारत के नक्शे में दिख नहीं रहा है, इसलिए हमारी आइडेंटिटी डिस्टर्ब हो रही। मैंने कहा जिन स्थानों का वर्णन हमारे वैदिक ग्रंथों में है, वेद पुराणों में है, उनको मैं ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिलीजन, उसका वायलेशन हो रहा है। मैंने कहा राइट टू कल्चर हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 29 में, लेकिन चूंकि हमारे जो कल्चरल हेरिटेज सेंटर हैं, जो हमारे धार्मिक पौराणिक स्थान है, वो बदले हुए हैं, वो नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हमारा राइट टू कल्चर वायलेट हो रहा है, हमारा राइट टू लाइफ वायलेट हो रही है, हमारी राइट टू डिग्निटी वायलेट हो रही है, राइट टू रिलीजन वायलेट हो रहा है। इस तरीके से मैंने 7 फंडामेंटल राइट गिनाए, ये हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं। कृपया इनका इसके लिए कमेटी बना दीजिए, जिससे पॉलिटिशियन मनमानी न कर पाए। जो स्थान जैसे थे, जिनका वर्णन वेद पुराण में है, उनको उसी स्थान पे दोबारा रिस्टोर कर दिया जाए। और मैंने कहा नोटिस इशू कर दीजिए, बोले नोटिस इशू नहीं करूंगा। तो हमने कहा फिर 1 दिन का टाइम दे दीजिए।
बोले नहीं, केवल 10 मिनट का टाइम। तो हमने कहा कम से कम रिटर्न सबमिशन फाइल करने का ऑर्डर कर दी। बोले नहीं, जितना कुछ कहना 10 मिनट में कह लीजिए। तो जितनी बात आपके बीच में कह रहा हूं यही सब बातें हमने कही थी वहां पे, ये सब बातें हमने कही। और मैंने कहा कि जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो उसी नाम से एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए कुरान को लोग हकीकत मानते हैं। जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो उसी नाम से एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए लोग बाइबल को हकीकत मानते हैं। और हमारे बच्चों को कई सारे स्कूलों में, खासतौर पे आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है कि रामायण और महाभारत एक काल्पनिक घटना है, और वो इसलिए हमारे बच्चे विश्वास करने लग गए हैं। क्योंकि जिन स्थानों का वर्णन रामायण महाभारत में है, एक्चुअल में प्रैक्टिकली फिजिकली वो मिल नहीं रहे, नाम बदले हुए। बहरहाल जस्टिस जोसेफ की बेंच थी, जस्टिस जोसेफ की बेंच ने उसमें सेकुलरिज्म का BR बॉम्बे केस लाए, सेकुलरिज्म के बारे में 5-6 उसमें पैरा लिखवाया। हालांकि सेकुलरिज्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूं, सेकुलरिज्म 76 में आया। हमारा तो केस सोवरेंटी का था, हमारा केस सेकुलरिज्म का नहीं था, हमारा केस संप्रभु भारत का था, संविधान के प्रियम्बल के पहले शब्द का था। लेकिन उस पर टेस्ट नहीं हुआ, और बाद में लास्ट सेंटेंस ये कहते हुए कि आर्टिकल 32 में मेंटेनेबल नहीं है, और उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। फिलहाल 13-14 पेज का जजमेंट है, डिटेल लिखवाया है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और जोर से उत्तर दीजिए। आपके माता पिता कमजोर थे, कोई लुटेरा आया, घर तोड़ा, माता पिता को बंधक बनाया, बहन बेटियों से बलात्कार किया, और जाते समय सोना चांदी लूटने के बाद जहां अग्रवाल सदन लिखा था वहां पे गाजी भवन लिख के चला गया, जहां शर्मा भवन लिखा था वहां शमसुद्दीन भवन लिख के चला गया, XYZ कोई नाम लिख के चला गया। अब आप स्वतंत्र हो चुके हैं, अब आप आजाद हो चुके हैं, वो दबंग लुटेरा आक्रांता भी चला गया है। भारत के नागरिक तो छोड़िए, एक परिवार के नाते, एक पुत्र के नाते, एक पुत्री के नाते आपका धर्म क्या है? उसकी नेम प्लेट को कंटिन्यू करना या उसकी नेम प्लेट को उखाड़ के फेंकना? जोर से बोलिए जरा, फेंका क्या, बोला क्या? इसी इंडिया गेट से गुजरते हो, कभी देखा नहीं? इसी इंडिया गेट से गुजरते हो क्यों? क्योंकि आपको पॉलिटिकल पार्टियों ने जाति भाषा क्षेत्र की अफीम खिला दिया। आप उस अफीम में मस्त हो गए और आपने सोचा ही नहीं कि हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान किया, उनकी क्या व्यवस्था रही होगी, हमारी माताओं ने जौहर किया, हमारी पूर्वजों ने क्या क्या किया, जजिया दिया, सब कुछ दिया। अरे अब तो स्वतंत्र हो गए हैं ना। कभी राइट टू रिस्टोर अपने सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक स्थानों को बहाल करने के लिए सड़कों पे उतरे क्या? उतरे क्या? तो कहां से बहाल होगा? बैठे रहिए घर में, बने रहिए, पंडित जी, गुप्ता जी, यादव जी, पटेल जी, अपनी बटे रहिए जातियों में, आनंद लेते रहिए। वास्तव में हम अपने पूर्वजों की कायर संतान हैं। कड़वा आपको लग रहा हो, हमारे पूर्वजों ने अपनी पहचान बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए जितना बलिदान दिया है, अगर 1%, मात्र 1% उसका हमने किया होता तो आज वास्तव में भारत एक संप्रभु भारत बन गया होता। हमने कुछ नहीं किया, हम केवल दल गुलाम बने रहे, हम पार्टियों के गुलाम बने रहे, हम नेताओं के गुलाम बने रहे। इसलिए वास्तव में संप्रभु भारत नहीं, गुलामी की निशानी आज भी चल रही है, गुलामी का भारत आज भी चल रहा है। हो सकता है आपको कड़वा लगा हो, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। कड़वा सच बोलना मेरी आदत है, और चूंकि सब लोग मीठा झूठ परोसी रहे तो फिर अब आती है आज का विषय। कड़वी तभी हमने बोला नहीं साहब, कड़वा तो यह है कि हमारी माताओं को बंधक बना लिया गया। हमारे आपके पूर्वजों ने क्या क्या झेला, अभी बोल दूंगा तो आप बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे। अभी कड़वा नहीं बोला, अभी हमने थोड़ा उसमें चाशनी लगाई है। याद करिए जरा राजस्थान का जौहर, याद करिए राजस्थान का जौहर।
अब आता हूं मूल विषय पे। अरे भैया बातचीत पूरी होगी। एक मिनट भाई साहब देखिए, शुरू में ही कहा है। नहीं सुनिए साहब, सुनिए एक मिनट मुझे कहना, 1 मिनट रुकिए साहब, आप अव्यवस्था ना फैलाएं। मेरा सभी अतिथियों से निवेदन है, आपकी किसी भी वक्तव्य पर असहमति हो, वक्ता के बोलने के बीच में न बोलें। यदि आपको कष्ट हो तो हम क्षमा चाहेंगे, ये कहते हुए कि आप चले जाएं। चलिए, किसी की भी असहमति हो, आप अपनी असहमति कीजिएगा, हम आपकी असहमति सुनेंगे। बिल्कुल बीच में नहीं बोलिए साहब। अब आता है मूल विषय रखा गया समान नागरिक संहिता। मैं आदरणीय बजरंग मुनि जी से बड़ा सहमत हूं कि वास्तव में व्यक्ति अलग होता है, नागरिक अलग होता है। सवाल यह है कि हम समान नागरिक संहिता पे तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन भारत का नागरिक कौन है इस पे चर्चा ही नहीं कर रहे। कौन है नागरिक? संविधान भारत का है। संविधान का मतलब ही होता है समविधान, समान विधान। संविधान का मतलब ही होता है सम्यक विधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, जो सबके लिए सम्यक हो, और वो विधान अरब, रूस, दुबई, अमेरिका का नहीं। कहां का हो? कहां की परंपरा के अनुसार हो? हमारे देश के अनुसार, भारत के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार। भारत की संस्कृति क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। भारत की संस्कृति क्या है? नारीतु नारायणी। भारत की संस्कृति क्या है? यत्र नारंती पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। यह भारत की संस्कृति है कि राज्यों का नाम राजकुमारों पे नहीं होता था, राज्यों का नाम राजकुमारियों पे होता था। कौशल देश की राजकुमारी कौशल्या, सौमित्र की राजकुमारी सुमित्रा, पांचाल की राजकुमारी पांचाली। यह हमारी परंपरा रही। तो पूरी दुनिया में महिलाओं के प्रति 3 भाव है। एक भाव है भारत का भाव नारीतु नारायणी, यानी महिला पुरुष समान नहीं है, नर तु नारायण नहीं है, लेकिन नारी तु नारायण। एक भाव भारत का है जहां लड़कों की पूजा नहीं होती, किसी त्योहार में नहीं होती। आपको एक त्योहार बताइए जहां बच्चों की पूजा होती हो। लड़कियों की पूजा होती है, साल में 2 बार होती है, नवरात्रि में होती है। हमने कभी महिला पुरुष को समान नहीं माना। हमने नर तु नारायण कभी नहीं कहा, नारी तु नारायणी कहा। हमने कहा नहीं, ये नहीं कहा कि जहां पुरुष का सम्मान होगा वहां देवता बसेंगे। हमने कहा यत्र नारंती पूज्यते, जहां नारी का सम्मान होगा वहां देवता बसेंगे। यह हमारी परंपरा, यह हमारी सोच है। दूसरी सोच है अमेरिका यूरोप वाली, महिला पुरुष एक समान है, लेकिन महिला उपभोग की वस्तु है। तीसरी सोच है अरब वाली, महिला पुरुष एकदम समान नहीं है, महिला केवल उपभोग की वस्तु है। ये 3 सोच है। तो जब समान नागरिक संहिता बने तो कहां के हिसाब से बने? भारत के हिसाब से बने, जो भारत की परंपरा है, वसुधैव कुटुंबकम। तो बात यह है कि भारत का नागरिक कौन है? जिसका बिलीफ सिस्टम इक्वालिटी को मानता ही नहीं, जो समस्त प्राणी को एक समान नहीं मानता, वो भारत का नागरिक कैसे हो सकता है? जो वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानता, वो भारत का नागरिक कैसे हो सकता है? जो नारी तु नारायणी को नहीं मानता, वो भारत का नागरिक कैसे हो सकता है? हमने हर चीज को डिफाइन कर दिया, लेकिन 2 महत्वपूर्ण चीज को नहीं डिफाइन किया। न नागरिकता को डिफाइन किया, न भारत में अल्पसंख्यक कौन है इसको डिफाइन किया। अलग अलग विषय हो जाएगा, इसलिए मैं उस पर जाऊंगा नहीं। हमारी दोनों पीएल चल रही है, नागरिकता पे भी चल रही है, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कौन उस पर भी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। मेरा यह मानना है कि जैसे बैंक में आप खाता खुलवाते हैं, छोटे बच्चे का खाता खुलवाते हैं तो माता पिता अपनी तरफ से अंडरटेकिंग देते हैं। ऐसे ही होता है ना, छोटे बच्चों का खाता अंडर गार्जियनशिप में जो खुलता है,
माता पिता कहता है कि ये है, बैंक की सारी टर्म्स कंडीशन पे माता पिता साइन कर देते हैं, तब बच्चे का खाता खुलता है। और जब 18 साल का बच्चा हो जाता है तब वो अपनी अंडरटेकिंग देता है कि भाई मैं ये करूंगा, इसलिए मेरा खाता कंटिन्यू किया जाए। भारत की नागरिकता को परिभाषित करने की जरूरत है। छोटा बच्चा हो तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाते समय माता पिता से अंडरटेकिंग लिया जाए कि मेरा बच्चा वसुधैव कुटुंबकम को मानेगा, नारी तू नारायणी को मानेगा, यत नारंती पूज्यते को मानेगा, प्रियम्बल में लिखे हुए सोवरेनिटी को मानेगा, इक्वालिटी को मानेगा, जस्टिस को मानेगा, लिबर्टी को मानेगा, फ्रेटर्निटी को मानेगा, यूनिटी को मानेगा, नेशनल इंटीग्रेशन को मानेगा। और जब 18 साल का हो जाए तब उसको क्या मिलता है? वोटर आईडी। तो जब वो वोटर आईडी के लिए अप्लाई करे तब तो चूंकि बच्चा खुद ही 18 साल का हो गया, वो अपनी अंडरटेकिंग दे, मैं ये भी मानूंगा, 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 संविधान के सारे फंडामेंटल राइट को मानूंगा, फंडामेंटल ड्यूटी को मानूंगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को मानूंगा, प्रियम्बल के एक शब्द को मानूंगा, और अगर हम ना माने तो मेरी नागरिकता खत्म कर दिया जाए। ऐसे ही होता, बैंक का खाता भी टर्म्स कंडीशन के आधार पर होता है। जितना आसान भारत की नागरिकता है इतना दुनिया में कहीं नहीं।